मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे फाइनेंस बिल एक्ट मैंने ओपन कर लिया है और जो मेजर चेंजेस किए गए हैं जीएसटी एक्ट में उससे रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आप लोगों से। जो बहुत सारे सेक्शन को यहाँ पे इंसर्ट किया गया है, कुछ सेक्शन को यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है। तो चलिए इसी टॉपिक पे आप लोगों से हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे लेंथी हो जाएगी, बट वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा जिससे आप इजीली तरीके से इसे समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों पहले बात करेंगे सेक्शन 16। दोस्तों सेक्शन 16 में क्या मेजर चेंजेस किए गए हैं हम आप लोगों को रीड करके यहाँ पे बताते हैं। इन सेक्शन 16 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इन सेक्शन 2 आफ्टर क्लॉज ए द फॉलोइंग क्लॉज शैल बी इंसर्टेड। दोस्तों यहाँ पे एक क्लॉज और इंसर्ट कर दिया गया है। कौन सा क्लॉज इंसर्ट किया गया है, इसमें क्या बताया गया, चलिए ये पहले रीड करके बताते हैं। क्लॉज डबल ए, द डिटेल्स ऑफ द इनवाइस या डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज ए हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37। दोस्तों यहाँ पे अब आपको ये समझना है, गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को यहाँ पे डाल दिया कि भैया अब आपके 2A में जब क्रेडिट दिखेगी तभी आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हो। फ्रेंड, ये सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड बना हुआ था। इससे रिलेटेड बहुत सारे रिट पिटिशंस फाइल किए गए थे, हाई कोर्ट्स में अपील किए गए थे कि लॉ में कहीं भी ये पॉइंट्स लिखा नहीं है कि जब तक 2A या 2B में क्रेडिट नहीं दिखेगा हम अपने क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पॉइंट को यहाँ पे ऐड कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अभी तक फ्रेंड आप लोग को जैसा कि पता होगा सेक्शन 16 क्या बोलता था, उसमें कुछ 3-4 कंडीशंस बताए जाते थे। अगर हम वो कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो हम अपने आईटीसी को क्लेम कर सकते थे। कैसा कंडीशन था कि भैया अगर हमारे पास हमारा गुड्स रिसीव हो जाए, हमारे पास हमारी इनवाइस होनी चाहिए, हम सप्लायर का पेमेंट 180 डेज के अंदर अगर कर देते हैं, सप्लायर गवर्नमेंट का टैक्स पेमेंट कर देता है, तो इस केस में हम आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल होते थे। ये कुछ 3-4 मेजर पॉइंट्स थे जो अगर हम कंडीशन फुलफिल कर लेते थे तो अपने आईटीसी ले लेते थे। बट गवर्नमेंट ने अब इस पॉइंट को भी यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। आप क्रेडिट तब तक नहीं ले पाओगे जब तक कि आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। फ्रेंड, यहाँ पे ये बात बताएगी कि आपका सप्लायर जब अपनी रजिस्ट्रार 1 फर्निश कर देगा, किसके अकॉर्डिंग कर देगा, सेक्शन 37 में जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड की गई है, फ्रेंड ध्यान रखना, तभी ये माना जाएगा कि आपका कम्युनिकेट हो पाया है रिसिपिएंट से। यहाँ कम्युनिकेट का जो वर्ड यूज किया गया इसका मतलब क्या है फ्रेंड, कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट। मतलब जब तक आपका सप्लायर अपना रजिस्टर 1 फर्निश नहीं करेगा, आपकी 2 में डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तब तक कम्युनिकेटेड नहीं माना जाएगा रिसिपिएंट से कि सप्लायर का कम्युनिकेट हो पाया है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको क्रेडिट लेने से पहले अपना 2B जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 37 की बात की गई है। सेक्शन 37 की क्या बात करता है कि आपको ड्यू डेट तक डेटा अगर सप्लायर अपलोड कर देता है आपका सप्लायर, तभी आप क्रेडिट ले पाओगे। और आप लोगों को पता है कि 2B इसी तरह से डिज़ाइन ही किया गया है कि अगर ड्यू डेट तक आपका सप्लायर रिटर्न फाइल कर देगा तभी 2B में डेटा रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज डेटा रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ शायद आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। 5 की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट्स में बना हुआ है। इन सेक्शन 35 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट सब सेक्शन 5 शैल बी ओमिटेड। दोस्तों पहले आप ये समझ लीजिए सेक्शन 35 सेक्शन 5 क्या बोलता था। सेक्शन 35 सेक्शन 5 बोलता था कि भैया आपको अपना एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बना के एनुअल रिटर्न के साथ फाइल करना पड़ेगा, आपको 9C देना पड़ेगा, मतलब जीएसटी ऑडिट आपको करनी पड़ेगी। लेकिन अब इस सेक्शन को यहाँ पे ओमिटेड कर दिया गया है, डिलीटेड कर दिया गया है। इसका मतलब सर अब आपको अपनी जीएसटी ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। तो अब बोलोगे सर अब तो हो गया बढ़िया, खाली हमको करना है जीएसटीआर 9 अपनी फाइल, ना कोई रिकन्सिलेशन बनाना है ना कुछ करना है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली गलत सोच रहे हो। यहाँ पे गवर्नमेंट ने आगे और क्या बोला है ये पहले हम आपको रीड करके बताते हैं। इन्होंने एक फ्रेश सेक्शन यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, सेक्शन 40, और वहाँ पे बता दिया कि भैया ऐसा मत सोचो आपको रिकन्सिलेशन नहीं बनाना है, रिकन्सिलेशन तो आज भी आपको बनाना ही पड़ेगा। चलिए हम आपको रीड करके बताते हैं। फॉर सेक्शन 44 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। यहाँ पे एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया, सेक्शन 44।
क्या बोल रहा है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ए ISD, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 और सेक्शन 52 या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन शैल फर्निश एन एनुअल रिटर्न विच मे इंक्लूड ए सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। भैया सेल्फ सर्टिफाइड रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। जो बंदा रेगुलर टैक्स पेयर है, जो रेगुलर टैक्स पेयर है, जो उनको अभी भी अपना GSTR 9 और एक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट सेल्फ सर्टिफाइड करके देना पड़ेगा। मतलब रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट अभी भी आपको बनानी ही पड़ेगी। पहले क्या होता था, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट 9C बनाई जाती थी और CA द्वारा सर्टिफाई किया जाता था, CA का वहाँ पे सिग्नेचर लगाया जाता था। बट हाँ ठीक है, यहाँ पे CA का सिग्नेचर तो नहीं लगाया जाएगा, बट खुद से आपको सेल्फ सर्टिफाई करना है। सेल्फ सर्टिफाइड करके आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। तो फ्रेंड ये इतना इजी नहीं है। यहाँ पे आपको जब ये से आप रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाओगे, सेल्फ सर्टिफाई करोगे, तो आपके लॉ के हर एक पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा GSTR 9 और अपना रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते समय। इतना इजी नहीं है, यहाँ पे आपको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि जिससे आप यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट नहीं देना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी आपको रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट देना पड़ेगा GSTR 9 के साथ में। ओनली सिर्फ आपको सेल्फ सर्टिफाइड करना है, ना कि CA से कराना है। CA से करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, उसकी साइन लेने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी आपको यहाँ पे लॉ के हर एक पॉइंट को ध्यान में रख करके ये वर्क करना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ फिर भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, CA की जरूरत पड़ सकती है। चलिए आगे यहाँ पे क्या लिखा है ये भी हम आपको बताते हैं। Reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year with the with the audited annual financial statement for every financial year electronically within such time and in such a form and in such manner as may be prescribed। मान ले भैया इन्होंने बोल दिया, जो टाइम बताई गई है, जो मैनर बताई गई है, जो टर्नओवर बताया गया है, अगर टर्नओवर क्रॉस करते हो, टाइम जो बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग अभी भी आपको अपना रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना करके देना पड़ेगा। आपको अपने एनुअल रिटर्न के साथ ओनली यहाँ पे आपको खुद सेल्फ सर्टिफाइड करनी पड़ेगी, बट रिकॉन्सिलेशन तो देना ही पड़ेगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब सेक्शन बात करते हैं सेक्शन 50। ये दोस्तों सेक्शन 50 में जो चेंजेस किया गया है ये आपको ध्यान देना है। Section 50 of the Central Goods and Service Tax Act, in subsection 1, for the proviso, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the first day of July 2017। भैया इंटरेस्ट को लेकर के भी बहुत सारे डिस्प्यूट बने हुए थे कि इंटरेस्ट किस पे चार्ज किया जाएगा, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे या नेट टैक्स लायबिलिटी पे। तो इन्होंने बोला भैया कि नहीं, अब हम आपको बताते हैं कि किस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, कब से चार्ज किया जाएगा। इन्होंने बोल दिया इफेक्ट फ्रॉम 2017 जुलाई से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। किस पे किया जाएगा ये आपको रीड करके बताते हैं। Provided that the interest on tax payable in respect of supply made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provision of section 39 where such a return is furnished after commencement of any proceeding under section 73 or section 74 in respect of the said period shall be payable on the portion of the tax which is paid by debiting the electronic cash ledger। इन्होंने बोला इंटरेस्ट तो अभी चार्ज तो किया ही जाएगा, जो 1 जुलाई 2017 से किस पे चार्ज किया जाएगा, आपके ECL से जो कैश डेबिट हुआ है, मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से जो पेमेंट किया है, अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू जो पेमेंट किया है कैश में, उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। मतलब आपने जो कैश के थ्रू पेमेंट किया होगा, मतलब अपने कैश लेजर से जो पेमेंट किया फ्रॉम जुलाई 2017 से, उस पे इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो सीधी सी बात है नेट कैश लायबिलिटी पे ही लगाई जाएगी, क्योंकि आपने पेमेंट किसका किया होगा, कैश के थ्रू। नेट कैश लायबिलिटी जो आपकी बन रही होगी उसका आपने कैश के थ्रू पेमेंट किया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पेमेंट किया होगा, उस पर इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी फ्रॉम 1 जुलाई 2017 से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। अब दोस्तों जो मैं सेक्शन यहाँ पे रीड करने जा रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक सेक्शन, ये सेक्शन है, इसे बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट किया गया है। चलिए हम आपको रीड करके बताते हैं। इन सेक्शन 75 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इन सब सेक्शन 12 द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शैल बी इंसर्टेड। क्या इंसर्ट किया गया,
for the purpose of this subsection, the expression self-assessed tax shall include the tax payable in respect of details of outward supply furnished under section 37 but not included in the return furnished under section 39। भैया जो आप अपना सेल्फ असेस टैक्स करते हो, जो अपना टैक्स आप सेल्फ असेस करते हो, मतलब जो खुद आप अपना सेल्फ से टैक्स बताते हो कि मेरा इतना टैक्स बन रहा है 3B में, वह बोल रहे हैं हम वह मानेंगे ही नहीं। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, हम 3B में अपना जो बताएंगे मानेंगे नहीं, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? वह बोल रहे हैं हम वह टैक्स मानेंगे जो आप अपने GSTR 1 में फर्निश्ड कर रहे हो, GSTR 1 में बता रहे हो, वह भी सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग, न कि सेक्शन 39। सेक्शन 39 भूल जाओ, सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग जो आप अपने GSTR 1 में अपना आउटवर्ड सप्लाई का जो स्टेटमेंट दे रहे हो, टैक्स का स्टेटमेंट बता रहे हो, वही टैक्स माना जाएगा। इसका मतलब सर ये हुआ, अगर आपने अपने 3B में 90 रुपये का टैक्स बताया, GSTR 1 में 100 रुपये का टैक्स बताया, तो गवर्नमेंट आपसे 100 रुपये रिकवर करने वाली है, न कि 90 रुपये। 90 रुपये से मतलब नहीं है गवर्नमेंट बोलेगी भैया आपने GSTR 1 में 100 रुपये बताया है, सामने वाले को क्रेडिट पास ऑन कर दिया 100 रुपये का, मुझे मेरा 100 रुपये चाहिए, मैं 90 रुपये क्यों आपने बताया। मतलब अगर आपका GSTR 3B1 मिस मैच हो गया तो फ्रेंड समझ लो अभी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोला आरसी कैंसिल हो जाएगी आपकी GSTR 3B1 अगर मिस मैच हो रही है। अब उन्होंने यहाँ पे ये बोल दिया कि आपसे रिकवरी भी की जाएगी, सेक्शन 75 रिकवरी की बात करती है। अगर आपने गलती से GSTR 1 में डेटा ज़्यादा डाल दिया, बाई मिस्टेक, क्लरिकल मिस्टेक, या जानबूझ के आप क्रेडिट पास ऑन कर रहे हो, GSTR 3B के थ्रू कम पेमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट को, तो आप एकदम सतर्क हो जाइए, क्योंकि लोग ऐसा कर रहे थे। लोग GSTR 3B में कम करते थे, पेमेंट के चक्कर में कम डेटा डालते थे, GSTR 1 में पूरा डेटा डाल के पास ऑन करते थे क्रेडिट। इसलिए गवर्नमेंट ने फाइनली यहाँ पे लिख दिया GSTR 1 में जो आप डेटा डालोगे सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग, भैया हम आपसे रिकवर करने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने चारों तरफ से लोगों को यहाँ पे प्रस्त कर दिया है फ्रेंड। जो बोलते हैं आप समझ सकते हो क्या क्या चेंजेस यहाँ पे मेजर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपकी 3B1 में मिसमैच नहीं होनी चाहिए। ये मेजर्स पॉइंट चेंजेस थे GST को लेकर के। दोस्तों अब इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स का वीडियो मैं कल लेकर के आने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आप लोग नए आए हो चैनल पर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।